अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 मैच हुए और लाहौर कलंदर ने बड़ी ज़बरदस्त एक जीत ली। मगर सबसे पहले ख़ास सवाल जो आप सब मेरे से बार-बार पूछ रहे थे और बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप भी किए, मैसेजेस भी किए, फेसबुक के ऊपर भी किए, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ के ऊपर कमेंट भी करके काफ़ी मर्तबा एक ही सवाल पूछा, जो मैंने अपने भाई के हवाले से एक वीडियो लगाई थी कि किडनैप हो गए थे। आप सब लोगों की दुआएँ, नेक तमन्नाओं और कंसर्न का बहुत शुक्रिया। भाई वापस आ गए हैं। बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान के अभी भी तेज गेंदबाज हैं वो, मगर डेथ ओवर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम उनकी बॉलिंग को लेके होता है। शाहीन शाह अफरीदी इससे पिछले वाले मैच में भी दोनों दोनों को खुशदिल शाह ने बड़ा जबरदस्त अंदाज के साथ खेला था और आज भी एक ओवर के अंदर 22 रन किए ब्रेसवेल ने, अगर आउट कर दिया। और मजे की बात यह है कि उन्होंने बाबर आजम को भी क्लीन बोल्ड किया। बाबर आजम को टी20 में दूसरी मरतबा आउट किया हारिस रऊफ ने। हारिस रऊफ का बाबर आजम को आउट करना, एक छोटा सा हवाला मैं आपको बता दूं। हारिस रऊफ की एक बार वीडियो बड़ी पीएसएल की ही थी, बड़ी वायरल हुई थी। उन्होंने बोला था कि 2 खिलाड़ियों की ख्वाहिश है कि मैं आउट कर सकूं, एक विराट कोहली को, दूसरा बाबर आजम को। तो बाबर आजम को एक्चुअली में 2 बार आउट कर लिया है। विराट कोहली भी मतलब नहीं आउट हो पाए थे। जाहिर है उतना ज़्यादा मुकाबला भी नहीं होता। जिस तरह आप पीएसएल खेलते हैं, नेशनल टी20 खेलते हैं, तो बहुत बार आपका मुकाबला हो जाता है बाबर आजम से, ज़्यादा चांस मिल जाते हैं। सो बाबर आजम को 2 बार ज़रूर किया। मगर फ़खर ज़मान की इनिंग में आप सोचिए, आखिरी आप लगातार 4 इनिंग उठा के देखिए फ़खर ज़मान की। 84 रन्स, 103 रन्स, 61 रन्स और आज भी 50 प्लस। और आज की इनिंग में फ़खर ज़मान का एक चीज़ बड़ी खास है। वो ये है कि आप उनका स्ट्राइक रेट देखें। वैसे लाहौर कलंदर की अगर आपने मैच में एक चीज़ नोट की हो, अगरचे बॉलर के पर्सपेक्टिव में हम बाद में बात ज़रूर करेंगे, मगर बैटिंग पर्सपेक्टिव में देखें, श्रीलंका की स्ट्राइक रेट कितना था? 125 126। नईम ने छोटी इनिंग खेली, 125 की उन्होंने भी स्ट्राइक रेट खेली। फ़खर ज़मान ने जो पूरे मैच को कैरी किया, फिनिश तक लेके गए, उन्होंने भी 125 126 की स्ट्राइक रेट के साथ, यानी अब 200 रन्स दोनों मैचेस में, बाय द वे पीएसएल के दोनों मैचेस में ऑलमोस्ट 200 रन्स चेज़ हुए हैं। और फ़खर ज़मान ने कहीं पर भी पैनिक नहीं खेला, आराम से 126। नो डाउट उसमें अब्दुल्ला शफीक की छोटी कैमियो इनिंग तगड़ी थी, सिकंदर रज़ा की कैमियो इनिंग तगड़ी थी। आप ये सब बातें कह सकते हैं कि यार वो नीचे से आए, सैम ने नीचे से आके 7-8 बॉलों में तेज़ इनिंग खेल दी, वो वहाँ से कंपनसेट ज़रूर हो गया। बट पॉइंट ये है कि जब आप पैनिक नहीं होता ड्रेसिंग रूम में, आप स्मूथ एक बंदा खेलकर मैच को लेके जा रहा हो, तो 200 रन्स भी चेज़ करना कोई मुश्किल नहीं होता। वो अलग बात है कि आईपीएल में आज ही के दिन 265 रन्स भी चेज़ किए हैं। भारत की फ्रेंचाइज जो पंजाब किंग है, बड़ी धांसू तरीके से खेल रही है। उसकी खास वजह उनका कप्तान श्रेयस अय्यर भी हैं, उनका विकेट कीपर प्रताप सिमरन भी है। मतलब उसपे हल्के से हवाले से बात करूँगा, बट वहाँ 265 रन्स चेज़ किए 19वें ओवर में। मतलब ऐसी 6 ओवर के अंदर 116 रन बना दिए थे उन्होंने, 6 ओवर में 116 रन। सो ठीक है, 200 रन चेज़ हो गए हैं, 125 की स्ट्राइक रेट के साथ भी चेज़ हो सकते हैं। मैं खुद इसको एडवोकेट एडवोकेट भी कर रहा हूँ, बट मैं एक और बात कहूँगा कि जहाँ पे बैटिंग ट्रैक है और जहाँ पे 125-23 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के भी 200 चेज़ करने जा रही हैं, तो वहाँ पे थोड़े रन भी कम है, मुझे सबसे पहले लगता है। पेशावर का चेस पूरे पीएसएल में बहुत ज़बरदस्त खेला, फर्स्ट टाइम उनको शिकस्त हुई, मगर पेशावर एक रिकॉर्ड तोड़ सकता था पीएसएल का, मुल्तान सुल्तान का। जब रिजवान मुल्तान सुल्तान के कप्तान होते थे 2022 में, उन्होंने लगातार 9 मैचेस जीते थे। इन्होंने 8 जीते और एक अब ये लाहौर से हार गए हैं। और लाहौर का रास्ता बन गया। बाय द वे अभी तक पेशावर, मुल्तान और इस्लामाबाद, ये 3 कंफर्म है जो प्लेऑफ की जा सकती हैं। अब लाहौर का देखना है। लाहौर के पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अब हैदराबाद एक बड़े मार्जिन से पिंडी को हराएगा तो उनके चांस बन सकते हैं। अदरवाइज़ लाहौर का चांस सीधा है। अगर हार गया हैदराबाद तो सीधा लाहौर जाएगा। अगर हैदराबाद जीतता है तो फिर देखा जाएगा किस परसेंटेज के साथ, मतलब पॉइंट्स के साथ जीता है, रन्स के साथ जीता है एक्चुअली में, फिर उनका डिसाइड होगा। बट लाहौर का ब्राइट चांस लग रही है कि वो आगे चला जाएगा। कराची बहुत अच्छे अंदाज के साथ खेला, उनके मैच में बाद में जरूर आएंगे। तो फ़खर ज़मान की मैं बात कर रहा था कि इतनी स्मूथ इनिंग के साथ भी उन्होंने मैच को फिनिश किया, ये बहुत खास बात है। इसमें बीच में स्पोर्ट मिली, सिकंदर रज़ा ने 11 बॉलों के ऊपर 29 रन किए, 263 का स्ट्राइक रेट के साथ। 270 के साथ सैम्स मतलब शुरू में जो खेले थे बहुत तगड़ा खेले। 227 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे अब्दुल्ला शफीक। सो ये 2-3 200 वाले स्ट्राइक रेट जब मिल गए तो ऊपर से कंपनसेट हो गया। बट मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं वैसे ही चाहता हूँ कि आईपीएल हो या पीएसएल, जहाँ पे भी टी20 क्रिकेट हो रही है, 170-80 रन वाले मैच होने चाहिए, जहाँ पे बॉलर के लिए भी इक्वल चांस हो। आज क्या हुआ, जब बॉल बाहर चला गया, बाबर आजम बहस पे अंपायर से हो रहे थे कि ये मतलब 3 ओवर पुराना बॉल है, तो हमें 3 ओवर पुराना बॉल ही मिले, आप नया बॉल क्यों दे रहे हैं? सो ऐसी पिचेस के ऊपर ये बॉल भी बहुत मैटर कर रहा होता है। बट पॉइंट मेरा ये है कि पिचेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे 170 180 रन बन रहे हो, ताकि बॉलर्स का गेम भी देखने को मिल जाए। ये ना वन साइडेड हो, खासकर आईपीएल में तो बहुत ही वन साइडेड होता है। पीएसएल में कुछ बॉलर्स के लिए जरूर रह जाता है, मगर इतना नहीं रहता है। एक फेयर कॉम्बिनेशन होना चाहिए बिटवीन बॉलर्स और बैट्समैन, वो मुझे लगता है कि वो नहीं मिल पा रहा होता। सो ये अब आते हैं हारिस रऊफ पे। आज फिर हारिस रऊफ ने ब्रेसवेल से आखिरी ओवर में 22 रन खा लिए। अब मैं हारिस रऊफ का मैं आपको बताऊं टाइम पीरियड 2021-22 का, शायद आप लोगों के जहन में ना हो। 2021-22 में हारिस रऊफ से पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड में बेस्ट डेथ ओवर बॉलर थे। 2021-22 में उसकी 2 वजह थी। एक ये कि उनका यॉर्कर बहुत परफेक्ट होता था, दूसरा स्लो वन उनका बड़ा जबरदस्त था, बड़ा डिसीविंग था। उसकी एक वजह ये भी थी कि वो 146 147 150 भी डालते थे, और उसके बाद जब वो 115-20 पे आते थे तो नहीं पकड़े जाते थे। अब वो 146 45 अब भी कर लेते हैं, मगर ज्यादातर 140 से लेस या 140 के करीब करीब है। उसके बाद 120 के पास स्लो वन आते पकड़े जाते हैं। वैसे भी प्रिडिक्टेड शायद हो चुके हैं कि वो स्लो वन करेंगे और पकड़े जाते हैं। दूसरा यॉर्कर इतना शार्प उनका नहीं रहा जितना 2021-22 में था। उसकी वजह एक एज भी कह सकते हैं, या शायद उसको अब ज़्यादा ट्रेनिंग करना है यॉर्कर को अपने, कैसे परफेक्ट करना है। बुमराह का भी यही पेस होता है, मगर उनका यॉर्कर ऑलमोस्ट अनप्लेएबल होता है, क्योंकि ब्लॉक बॉल एग्जैक्ट हिट होता है। कुछ देर के खिलाफ जब हारिस रऊफ ने बॉल की, वो भी देखने फुल टॉस हुआ। यहाँ पर भी जब डेथ ओवर में यॉर्कर के पास आते हैं तो एक्यूरेसी नहीं हो पाती हारिस रऊफ की। वो शायद अगर ले आए तो पेस इतने पेस के साथ आप यॉर्कर करेंगे तो आसानी नहीं रहती कि आपको डेथ ओवर में कोई मारते। मतलब फास्ट बॉलर का ज्यादा एडवांटेज डेथ ओवर का होता है। और आप हारिस रऊफ की विकेट्स भी उठा के देख लें, चाहे बैट्समैन को आउट किया या टेल एंडर को, ज्यादातर डेथ ओवर में करते हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन ही यही है। मतलब अभी तक नया बॉल इनको नहीं मिलता अमूमन, क्योंकि ये डेथ ओवर अच्छे करते हैं। सो इसके ऊपर काम करना है। अगेन शहीन ने
कलेक्टिवली ज़्यादा रन्स नहीं दिए आज, मगर डेथ ओवर में उनको भी रन हुए हैं। सो ये 2 पाकिस्तान के बड़े बॉलर माने जाते हैं, दोनों पर सबसे ज़्यादा तनकीद होती है कि डेथ ओवर बॉलर क्यों क्यों नहीं बन पा रहे। बट मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में अभी जो करंट खेल रहे हैं, इनमें कोई ऐसा बॉलर नहीं जिस पे आप भरोसा कर सकें कि वो डेथ ओवर का बॉलर है। शायद ऑन एंड ऑफ कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर लेता हो। ज़मान खान मुझे लगे थे कि शायद डेथ ओवर के अच्छे बॉलर बन सकते हैं, बट वो इंजरी से जूझ रहे हैं, वो खेल नहीं पा रहे हैं। सो ये वाला मामला हो गया। अब आते हैं दोस्तों, कराची किंग ने उनके कप्तान वार्नर और हेंड्रिक्स की खूबसूरत बल्लेबाजी से उन्होंने शिकस्त तो दे दी कोयटा को, बट रास्ता आगे नहीं बन पाएगा। और कोयटा के बारे में मैं कहूँगा ये बदनसीब टीम है। बिल्कुल जब हारने बिल्कुल बाहर होने वाली, बाहर होगी खैर, बट बाहर होने वाली जब थी तब इन्होंने अपना कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की है, बट पानी सर से गुजर चुका था। मुझे लगता है कि जो अब अगरचे दोनों सिफर पे आउट हुए, खाजा नाफी और शामिल, बट ये बनता है इनका शुरू से ही, आपको इनको ही ऊपर रखना है, दोनों को। तो दूसरी टीम के ऊपर अटैक इससे बेहतर नहीं हो सकता कि आप खाजा नाफी और शामिल हुसैन ऊपर से बैटिंग कर रहे हो, तो मुखालिफ टीम के ऊपर दबाव क्यों ना बने। अगरचे दोनों सिफर सिफर पे आउट हुए, बट पूरा कैरी करके आते तो उनकी टीम डिफरेंट बन सकती थी। अगरचे अबरार और उस्मान तारिक दोनों को बहुत रन हुए और पूरे पीएसएल में उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाए जिस तरह का उनके ऊपर भरोसा था। पिछले मैच में तो सऊदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कह दिया था कि उस्मान तारिक को कुछ करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग में मजीद निखार लाने के लिए, क्योंकि अब इजीली वो रीड हो रहे हैं, वो जो रुक के बॉल करते हैं, खासकर पाकिस्तानी बैटर्स उनको आराम से खेल रहे हैं, so उनको अपना कोई दूसरा फार्मूला लेके आना पड़ेगा। ये बात सच है, सऊदी के भी और उस्मान तारिक भी ऑफकोर्स इधर से बहुत तगड़े हैं, वो भी इन चीज़ों को सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा कैसे अपना वो जादू को ला पाऊँ। मिस्ट्री स्पिनर का यही होता है, आपको एकदम रखते हैं अनप्लेएबल, लेकिन जब कोई समझ ले उनको तो बड़ी आसानी के साथ भी खेलता है। मेंडस की एग्जांपल हमारे सामने है, जो किसी से नहीं पकड़े जाते थे, जब उनकी मिस्ट्री पकड़ी गई तो वो फिर किसी के सामने खड़े नहीं हो पाए थे। सो उस्मान तारिक को ये देखना कि कैसे लेके चलें। अदरवाइज जब पीएसएल की टीमें बनी थी, मुझे कोयटा की टीम एटलीस्ट इतनी बुरी नहीं लग रही थी कि वो प्लेऑफ में नहीं जाएगी। ईमानदारी की बात है, जिसके पास अबरार हो, उस्मान तारिक हो, उनका बनता है आगे जाना। खाजा नाफी के ऊपर कितना था, कहीं मैच में नजर नहीं, किसी किसी में भी नजर नहीं आए। 8 मैचेस में 77 रन है खाजा नाफी के। सो उनको भी देखना कि अपने आप को, नो डाउट उनको उनकी टीम ने भी गलत इस्तेमाल किया, बाय द वे, हर नंबर पे घुमाया, बट जिस भी नंबर पे बारी मिल गई, एटलीस्ट आप इतना बुरा नहीं खेल सकते जितना बुरा आप खेले हैं। ऑल टुगेदर मुझे लगता है कि साउथ शकील ने बेहतर बैटिंग की, स्ट्राइक रेट के ऊपर बात जरूर की जा सकती है, बट ओवरऑल बेहतर बैटिंग की। बाद में रॉयल रोसो भी थोड़े बेहतर तरीके से आए, बट अगर आप कोयटा से मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि शामिल हुसैन ने थोड़ा बेहतर खेल पेश जरूर किया था। सो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, और नंबर 1 के ऊपर पेशावर है, नंबर 2 पे कौन सी होनी है वो डिसाइड करेगा कल का मैच के मुल्तान और इस्लामाबाद में कौन जीता है, वो नंबर 2 पे रहेगा। बट एट द मोमेंट मुल्तान इज एट नंबर 2, और फिर ये भी डिसाइड हो जाएगा